अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत वाली खुश खुर्रम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, हम दर्जा 10 नवाए उर्दू के दो हिस्से जो तकसीम किए गए हैं उस किताब के उस निसाब के, एक नसरी हिस्सा है, एक नज़म वाला हिस्सा है। नसरी हिस्से में नसर वाले चैप्टर्स दिए गए हैं और नज़म वाले हिस्से में भी 3 हिस्से किए गए हैं, जिसमें एक हिस्सा गज़ल वाला हिस्सा है, दूसरा नज़म वाला और तीसरा रुबाई वाला हिस्सा किया गया है। गज़ल वाला हिस्सा हम लगभग पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब नज़म वाला हिस्सा शुरू होने जा रहा है, इसलिए एक नज़म वाला अलग ही वीडियो बना दिया गया है ताकि आप इसे आसानी से सहूलियत से समझ सकें। अभी तक जिन तलबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और उनको भी इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। आइए हम आज पढ़ते हैं नज़म के बारे में। नज़म का तारुफ़, नज़म किसे कहते हैं, नज़म कितने तरह की होती है, नज़म के कितने डिफरेंस हैं, ये तमाम बातें आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये आपको ना सिर्फ दर्जा 10 बल्कि दर्जा 11, दर्जा 12 और कंपटीशन लेवल तक नज़म से मुतालिक कई सवालात आपसे किए जाते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जहन लगा कर समझेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। नज़म। नज़म के मानी इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। नज़म का मानी क्या है? इंतज़ाम, मैनेजमेंट, तरतीब या आराइश। आराइश कहते हैं सजावट को। आराइश किसे कहते हैं? सजावट को। नज़म का माना क्या है? सजावट। आम तौर पर वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नसर के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। मद्दे मुकाबिल यानी डिफरेंस में, अपोजिट में, वो चीज़ जो नसर नहीं है वो क्या है? नज़म है। वो क्या है? नज़म है। जो नसर नहीं है वही नज़म है। इसी तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पर। इससे मुराद पूरी शायरी होता है, यानी जो भी शायरी लिखी जाती है वो नज़म ही कहलाती है। जो भी शायरी लिखी जाती है वो नज़म ही कहलाती है, फिर वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में लिखी गई हो, चाहे वो मरसिया हो, चाहे वो मसनवी हो, चाहे वो मुसद्दस हो, चाहे वो रुबाई हो, चाहे वो क़तात हो, कुछ भी हो, जो भी शायरी फॉर्म में लिखा गया है वो सभी क्या है? नज़म है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं है। हैयत के एतबार, हैयत कहते हैं बनावट को। हैयत कैसे कहते हैं? बनावट को। जो बनावट की तरह से, जो बनावट के लिहाज से नसर नहीं है वो सभी क्या है? नज़म है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं। इस्तिलाही माना, इस्तिलाही कहते हैं शब्दावली माना, परिभाषा के रूप में। परिभाषा के रूप में क्या है? गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं। जो गज़ल नहीं है और गज़ल के अलावा जितनी भी शायरियाँ की जाती हैं उससे भी क्या कहलाती हैं? नज़म कहलाती है, क्योंकि गज़ल का एक फ़ॉर्मेट होता है। गज़ल का एक फ़ॉर्मेट होता है जिसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर और उसमें मतला, मक़ता, तख़ल्लुस, काफ़ी चीज़ें शामिल हुआ करती हैं। तो गज़ल को छोड़कर गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ जिनमें शायरियाँ की जाती है वो तमाम ही क्या है? नज़म कहलाती हैं। लेकिन जब हम नज़म को बतौर मुनफ़रिद शायरी सन्फ़ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। जब हम बतौर मुनफ़रिद शायरी, मुनफ़रिद कहते हैं डिफरेंट, इंडिविजुअल, मुनफ़रिद यानी इंडिविजुअल, अलग से, अगर इसको अलग से देखते हैं, शायरी सिन्फ़ को हम जब अलग से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम इस बात पर पहुंचते हैं कि नज़्म में क्या होता है? एक मरकज़ी ख़याल होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक केंद्रीय बिंदु होता है जिसके गिर्द, गिर्द का मतलब चारों ओर, गिर्द का मतलब चारों ओर क्या होती है? नज़्म का ताना बाना किया जाता है। नज़्म जिसके पूरी चारों तरफ घूमती है।
कहने का सेंस क्या है, जैसे गज़ल होती है, गज़ल का कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता, गज़ल का हर एक एक शेर, गज़ल का हर एक एक शेर अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल होता है। हर एक शेर यानी हर दो मिसरे पूरी बात को वाज़ेह कर देते हैं। गज़ल पूरी एक फॉर्मेट में नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके हर एक एक शेर, दो दो लाइनों के उन शेर से, दो दो मिसरों से पूरी पूरी बात कह दी जाती है। लेकिन नज़्म में ऐसा नहीं होता। नज़्म सिर्फ़ किसी केंद्रीय बिंदु को, एक मरकज़ी ख़याल को लेकर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे एक नज़्म है रोटियाँ, एक नज़्म है रोटियाँ, उसका नाम दे दिया, उसको टाइटल दे दिया गया कि इस नज़्म का नाम है रोटियाँ। तो उस नज़्म में जो भी बात लिखी जाएगी वो पूरी नज़्म सिर्फ़ उस रोटी की बात को लेकर ही लिखी जाएगी। समझ में आ गई अच्छी तरह से? नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक केंद्रीय बिंदु होता है, जो एक टाइटल होता है जिसके चारों तरफ नज़्म के तमाम अशार घुमा करते हैं, जिसके चारों ओर ये पूरी बात लिखी जाती है, जबकि गज़ल में ऐसा नहीं होता। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़्म की एक ख़ुसूसियत है। ख़याल का यानी सोच का, विचार का तदरीजी, तदरीजी कहते हैं धीरे धीरे, तदरीजी मतलब धीरे धीरे, इर्तिक़ा मतलब विकास। ख़याल का धीरे धीरे विकास यानी नज़्म को हम जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते उसके ख़याल की वुसअत बढ़ती जाती है, उसमें कही जाने वाली बात का धीरे धीरे विस्तार होने लगता है, बहुत गहरी गहरी बातें धीरे धीरे उसमें आने लगती हैं। तवील नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह होता है। तवील यानी बड़ी, तवील का मतलब विस्तृत, वाज़ेह मतलब स्पष्ट। बड़ी नज़मों में क्या होता है, स्पष्ट होता है, जबकि मुख्तसर नज़मों में, मुख्तसर यानी संक्षिप्त, छोटा, जबकि मुख्तसर नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक ताअस्सुर की शक्ल में उभरता है। ताअस्सुर यानी प्रभाव। छोटी नज़मों में ये प्रभाव नज़र नहीं आता, लेकिन बड़ी नज़मों में ये बात नज़र आती है। जैसे जैसे हम नज़्म को पढ़ते जाते हैं, नज़्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, शायर का वो मरकज़ी ख़याल, शायर जिस ख़याल को लेकर वो नज़्म लिख रहा है, उसकी बात धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती जाती है और पढ़ने वाले में एक ताअस्सुर पैदा करती है, एक प्रभाव पैदा करती है, पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उसकी नज़्म। जैसे बड़ी नज़में होती हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह होती है, लेकिन छोटी नज़मों में ये चीज़ें वाज़ेह नहीं हो पाती है, वो बस एक प्रभाव छोड़ देती है, धीरे धीरे उसमें विकास नज़र नहीं आता, बल्कि एक बार में ही उसको पढ़ते ही इंसान वो बात समझ लेता है। आगे देखिए, नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। नज़्म के लिए हैयत की कोई कैद नहीं है, कोई बनावट की कैद नहीं है, और ना मौज़ूआत की। मौजू का मतलब विषय, मौज़ूआत जमा है मौजू की, मौज़ूआत जमा है मौजू की। मौजू का मतलब विषय, टॉपिक। नज़्म के लिए कोई टॉपिक का चुनाव करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी टॉपिक पर नज़्म लिख सकते हो। चुनांचे यद्यपि उर्दू में गज़ल और मसनवी के हैयत में भी नज़में की गई हैं। उर्दू में मसनवी की हैयत यानी मसनवी की बनावट में भी नज़में की गई हैं। नज़म गो शुअरा के यहाँ तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत बहुत मकबूल रही है। नज़म गो शुअरा, जो नज़म लिखने वाले शायर हैं, उनको दो हैयत, दो बनावट बहुत ज़्यादा मकबूल रही है, प्रसिद्ध रही है, फेमस रही है। उनमें से एक है तरकीब बंद और दूसरी है तरजीह बंद। ये दो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इन दिनों नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म की हैयत का चलन आम है। इन दिनों इन तीन तरह की नज़्मों का चलन आम है। हैयत के एतबार से नज़्म की चार किस्में होती हैं। हैयत के लिहाज से नज़्म की चार किस्में होती हैं। अब हैयत के लिहाज से नज़्म की चार किस्में कौन कौन सी होती हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। नंबर एक, पाबंद नज़्म। नंबर एक, पाबंद नज़्म। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका तरीका है, वैसा ही इसका फॉर्मेट है। पाबंद का मतलब पाबंदी रखी गई हुई। किन की पाबंदी? देखिए, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। पाबंदी किसकी? काफ़ियों की। पाबंदी किसकी?
काफ़ियों की और मुकर्रर उसूलों, जिन नियमों पर आधारित नज़में लिखी जाती है, उन नियमों की पाबंदी होती है, पाबंद नज़्म कहलाती है, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरव्वजा हैयतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरव्वजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफ़िए का इल्तिज़ाम पाया जाए, पाबंद नज़में कहलाती हैं। ठीक है, क्या समझे? जिन नज़मों में काफ़िए की पाबंदी हो, एक बहर का, और मिसरों की पाबंदी हो, मिसरों की तादाद में, तादाद से मुराद मिसरों की बनावट में बराबर हो, जिनके बहर एक समान हो, एक जैसी हो, और जिनमें काफ़िया एक जैसा हो, उनको क्या कहा जाएगा? पाबंद नज़्म कहा जाएगा। मसलन के तौर पे एक सैफ़ी साहब का एक शेर है, जो धूल जमी इश्क की वो झाड़ कर रोया, जो धूल जमी इश्क की वो झाड़ कर रोया, मैं उसकी हर निशानी ज़मीं में गाड़ कर रोया। कभी ऐसा भी हुआ कि आवाज़ ना निकली, कभी ऐसा भी हुआ कि गला फाड़ कर रोया। तो इन मिसरों में जो ये रोया 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 रोया, जो आखिर में जो रोया वर्ड है, आखिर में जो रोया शब्द आया है, जो लफ्ज़ आया है, इसे क्या कहेंगे? काफ़िया। इसे क्या कहेंगे? काफ़िया। तो जिन नज़मों में उसका आखिरी वर्ड रोया यानी काफ़िया सेम हो, एक जैसा हो, उसकी पाबंदी रखी गई हो, उसे क्या कहेंगे? पाबंद नज़्म कहेंगे। इजीली समझ गए? पाबंद नज़्म का मतलब क्या है? मिसरे बराबर हों, मिसरे छोटे बड़े ना हों, मिसरों में जो अल्फाज हों उनकी तादाद लगभग बराबर हो, ताकि मिसरा पढ़ने में एक जैसा लगे, और मिसरे में काफ़ियों की क्या हो? कैद हो, काफ़ियों की पाबंदी हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। आजकल इसे नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। और ये नज़्म मुअर्रा, इसका नाम किसने रखा है? बाबाए उर्दू कहलाने वाले। बाबाए उर्दू किन्हें कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक जो कि बाबाए उर्दू कहलाते हैं, उन्हीं ने इसका नाम नज़्म मुअर्रा रखा है। नज़्म मुअर्रा कैसी होती है? जैसी पाबंद नज़्म होती है वैसी ही नज़्म मुअर्रा होती है। मिसरे बराबर के होते हैं, मिसरों का वज़न बराबर होता है, लेकिन इसमें काफ़िए की कैद नहीं होती। सिर्फ मिसरे बराबर के होते हैं, इनकी बहर, इनका वज़न बराबर का होता है, पर इनमें काफ़िए की कोई कैद नहीं होती। मसलन बहुत सारे शेर हैं जो आपने इधर उधर पढ़े होंगे। मिसाल के तौर पे एक शेर सुन लीजिए। जैसे एक शेर है, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। अब सोचिए, एक में तो आखिरी अल्फाज आया है जीता हूँ, जबकि दूसरे में आया ज़िंदगानी है। इसमें काफ़िए की कोई कैद नहीं है, लेकिन चूँकि मिसरा बराबर हैं, मिसरे का वज़न बराबर है, बहर बराबर है, इसलिए क्या कहलाएगा? नज़्म मुअर्रा। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 3। नंबर 3, आज़ाद नज़्म। नंबर 3, आज़ाद नज़्म। आज़ाद का मतलब फ्री, आज़ाद का मतलब फ्रीडम, जैसा कि इसके नाम से ही है आज़ाद नज़्म। इसमें किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं हैं, इसमें किसी तरह की कोई रुकावटें नहीं हैं। ये नज़्म अपना आप में बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसे इंग्लिश में फ्री वर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री वर्स, क्योंकि ये फ्री है, आज़ाद है। इसमें किसी तरह की काफ़िए की, किसी तरह की मिसरों में बनावट की, हैयत की कोई भी बंदिशें नहीं होती, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसमें बस लिख दी जाती है। पहले सुनिए इसकी परिभाषा, इसकी तफसीर सुनिए। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की जाती है और ना उसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं। ठीक है, ना तो इसमें काफ़िए की कैद होती है और ना ही इसके मिसरे बराबर होते हैं, क्योंकि ये आज़ाद है, ये बिल्कुल आज़ाद है, ये छोटी बड़ी सब तरह की हो सकती है। यानी
जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ताहम उस नज़्म में बहर की पाबंदी की जाती है। हाँ, एक बहर होती है, एक तरीका होता है उसको लिखने का, लेकिन उसमें क्या होता है, एक मिसरा छोटा हो सकता है, दूसरा मिसरा बड़ा हो सकता है। ये होती है आज़ाद नज़्म। ये क्या होती है? आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म से मुराद क्या है? जैसे सैफ़ी साहब का एक शेर है, एक नज़्म लिखते हैं, कुछ इस तरह की है, चलो जाओ चलो जाओ इस बार तुम्हें मैंने, चलो जाओ इस बार मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अपनी खुशी से अपने गम से, अपनी खुशी से अपने गम से, अपने सारे जज्बात से, तुमसे जुड़े हर ख़यालात से, अच्छी बुरी हर बात से, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। तो देखिए, इसमें एक मिसरा छोटा है, एक मिसरा बड़ा है, लेकिन बहर सबकी सेम है, बहर सबकी सेम है। इसे क्या कहा जाएगा? आज़ाद नज़्म। क्या कहा जाएगा? आज़ाद नज़्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आज़ाद नज़्म कहाँ से आई है? ये आज़ाद नज़्म आई है अंग्रेज़ी से, इसलिए इसे अंग्रेज़ी में फ्री वर्ड्स कहा जाता है। अब सबसे आखिरी हैयत के लिहाज से चौथी बनावट, नज़्म का चौथा पैटर्न है नज़्म का नसरी नज़्म। नसरी नज़्म, नसर जानते हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पद्य मतलब नज़्म हुआ करती है, गद्य मतलब गद्य जैसा। नसरी, जैसे नसर लिखा जाता है, जैसे नसर लिखा जाता है, नसर को ही नज़्म का रूप दे दिया जाता है, नसर को ही नज़्म की शक्ल बना दिया जाता है। देखिए कैसे। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। नसरी सतरों यानी छोटे छोटे वाक्य लिखे जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे सतरे लिखे जाते हैं, मिसरे लिखे जाते हैं, और उसमें ना तो रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी होती है और ना ही वज़न की। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। ये नसरी नज़्म जो है ये पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, सभी में ये राइज है, सभी में चलती है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म क्या होता है? एक तरह का नसर ही होता है, लेकिन उसको नज़्म की शक्ल दे दी जाती है, उसमें मिसरों के टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे आपने एक 8वीं क्लास में या किसी छोटी क्लास में देखा होगा, मुन्नी कह, जैसे सैफ़ी साहब का ये एक अशार और शेर देख लीजिए। नसर नज़्म ऐसा होता है, मैंने देखा शाम को सूरज को ढलता हुआ, मैंने देखा शाम को सूरज को ढलता हुआ, आंधियों को मचलता हुआ, पेड़ों की पत्तियां गिरती हुई, लहलाते हुए बाग, और वो शाम का मंज़र और वो खुशनुमा मौसम, क्या लग रहा है, क्या महसूस है इस दिल को। यानी कुल मिलाकर इस तरह की सेंटेंस उसमें लिखे जाते हैं, इस तरह के सतरे, इस तरह के मिसरे उसमें लिखे जाते हैं कि जैसे आप नस्र ही पढ़ रहे हो, बस रुक रुक कर पढ़ रहे हो, नस्र ही पढ़ रहे हो पर रुक रुक कर पढ़ रहे हो। इसी तरह नस्र नज़्म लिखी जाती है। कई काफ़ी छोटे बच्चों की किताबों में आप ये चीज़ें देख पाओगे। उम्मीद करता हूँ नज़्म की चारों बनावट को, नज़्म के चारों बनावट को, चारों पैटर्न्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी नज़्म से मुताल्लिक अगर कोई सवाल आपके जहन में रह गया हो या ऐसी कोई बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ या मेरे जहन से छूट गया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप चाहें मुझसे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, जो भी आपको दुरुस्त लगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अहबाब में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।